हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज देखिए हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे कि जब भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया तो उस समय भारत में क्या क्या चीज़ें नई नई चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसमें जो पॉइंट हम लोग को कवर करना है वो ये है कि ईरानियों ने आक्रमण किया है भारत पर, तब क्या प्रभाव पड़ा इसका। जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा, और लास्ट हम लोग देखेंगे सिकंदर ने आक्रमण किया है तो उसके विषय में हम लोग जानेंगे कौन क्या युद्ध लड़ा गया था, किसके नाम से युद्ध लड़ा गया, किसके साथ लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया था। इन सब मस्त चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में महाजनपद काल को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था आपको कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया था और इसमें 3 टॉपिक को हमने कवर किया था, हर्यक वंश, शेषनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों को हमने आपको महाजनपद काल में बताया था। इसमें बताया था कि महाजनपद काल एवं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। ठीक है, आज हम लोग को जो कवर करना है वो भारत पर विदेशी आक्रमण, ये कवर करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए कभी भी देखिए जब आक्रमण होता है कहीं भी किसी भी मतलब राज्य पर हो या किसी देश पर या कहीं भी हो आक्रमण, तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव होता है। हमेशा हानि ही हुई है, कभी भी आक्रमण हुआ है, ठीक है, तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव जरूर निकला है। तो वही प्रभाव हम लोग को इसमें भी पढ़ना है कि आखिर क्या क्या प्रभाव इसमें देखने को मिले। चलिए देखते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, ध्यान रहे प्रथम विदेशी आक्रमण किसका था? ईरान ने किया था। ईरान के दारा प्रथम ने किया था। ध्यान रहे भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया? ईरान के दारा प्रथम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 522 से 486 ईसा पूर्व में किया गया था। सिंधु नदी के तटीय भूभागों को अधिकृत कर लिया गया। जब आक्रमण किया गया तो वहाँ क्या किया गया? सिंधु नदी का जो तटीय भूभाग था उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। जब दारा तृतीय को, ध्यान रहे ये आक्रमण दारा प्रथम ने पहले किया, ठीक है, अब दारा तृतीय आ रहे हैं। जब दारा तृतीय को यूनानी राजा सिकंदर ने परास्त किया तो भारत से भी पारसिक आधिपत्य समाप्त हो गया। कौन सा आधिपत्य? पारसिक आधिपत्य। इसी पारसिक आधिपत्य को ईरानी आधिपत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया तभी इन जो आधिपत्य थी इसका समाप्त हो गया, ईरानी आधिपत्य समाप्त हो गया। अब देखते हैं ईरानी आक्रमण का भारत पर आखिर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ईरानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल के आया? तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। ये खरोष्ठी लिपि कैसी थी? ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? ईरानियों ने आरामाइक लिपि का प्रचार प्रसार किया। किस लिपि का प्रचार प्रसार किया? आरामाइक लिपि। एक लिपि जो है वो खरोष्ठ लिपि थी, दूसरी कौन सी लिपि? आरामाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। खरोष्ठ लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा आरंभ हुई। ठीक है, चौथा पॉइंट है ईरानियों की छत्र प्रणाली का विकास किया गया। तो इस तरह 4 पॉइंट निकल के आते हैं जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ईरानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो कौन सी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ ये, या इसमें से क्या पॉइंट हुआ, क्या चीज़ें आई इसमें? उसमें ऑप्शन आपका खरोष्ठ लिपि होगा। ध्यान रहे कि जब ईरानियों ने आक्रमण किया तो खरोष्ठ लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि खरोष्ठ लिपि कैसी लिपि थी? दाएं से बाएं लिखी जाने वाली, बाएं से दाएं लिखी जाने वाली? तो आप क्या बताएंगे? दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली लिपि थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ 2 लिपियों का प्रचार प्रसार हुआ। एक तो खरोष्ठ लिपि आई, दूसरी आरामाइक लिपि आई, तीसरा अभिलेख उत्कीर्ण कराने की प्रथा आरंभ हुई और चौथा ईरानियों की छत्र प्रणाली का विकास हुआ। कब? जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो ये प्रभाव थे।
नेक्स्ट अब हम लोग को टॉपिक जो कवर करना है वो सिकंदर पर आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो क्या हुआ उसको देख लेते हैं। सिकंदर का जो आक्रमण था वो 326 से 325 ईसा पूर्व काल में हुआ है। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यह मैसिडोनिया मकदूनिया की क्षत्रप द्वितीय का पुत्र था। इन्हीं को या फिलिप आप कह सकते हैं कि फिलिप का पुत्र था। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह किसका पुत्र था, तो क्षत्रप द्वितीय या फिलिप का पुत्र था। ठीक है, ये मैसिडोनिया के थे या मकदूनिया आप कह सकते हैं। 326 ईसा पूर्व में भारत विजय के लिए बैक्ट्रिया से निकला था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिकंदर जो है भारत पर विजय के लिए या भारत पर आक्रमण के लिए कहाँ से निकला था? तो बैक्ट्रिया से निकला था। ये इंपॉर्टेंट है आपका स्थान। ठीक है, बैक्ट्रिया से निकला था। कब? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है 325 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत पर आक्रमण किया। कौन सा पर्वत पार किया था उसने? हिंदू कुश पर्वत पार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत पर आक्रमण किया, जहां तक्षशिला के राजा आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो राजा आम्भी थे, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कहाँ के राजा थे? तक्षशिला के राजा थे। ठीक है, अब जो पॉइंट आ रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं सिकंदर से संबंधित। सिकंदर का ये पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट। सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ हुआ था। पूछा जाता है कि सिकंदर का सबसे जो प्रसिद्ध युद्ध था वो किसके साथ हुआ था? तो राजा पोरस के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह झेलम नदी के तट पर हुआ था, ये याद रखिएगा, और पोरस को याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो जो वितस्ता की युद्ध के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है ये। ठीक है, सिकंदर का जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर राजा पोरस के साथ, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध को हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बंदी होने पर जब पोरस से पूछा गया कि वह कैसा बर्ताव चाहता है, ठीक है, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक राजा जैसा बर्ताव मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो सिकंदर ने इस बात पर प्रसन्न होकर उसका राज्य ही पूरा लौटा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। इसके बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दी। देखिए फिर एक नदी आई है, ध्यान रहे युद्ध हो रहा है झेलम नदी पर, और किस नदी के आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार किया? तो व्यास नदी के से आगे बढ़ने पर उसकी सेना ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि इतनी दूरी थी कि सेनाएं जो थी वो थक गई थी। ठीक है, इस वजह से उन्होंने इनकार कर दिया कि अब चलने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इसके बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दी। परिणाम स्वरूप स्वदेश रवाना हुआ। फिर उसने क्या किया? अपने देश रवाना हो गया। और 323 ईसा पूर्व में, सन याद रहे, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन पहुंचकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान है आपका, बेबीलोन पहुंचकर उसका निधन हो गया। ठीक है, पूछा जाता है सिकंदर का जो निधन था वो किस स्थान पर हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था, वहाँ पहुंचकर उनका निधन हो गया था। कभी कभी यूं घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इनकी मृत्यु कारित की, हत्या कारित की, किसने मार डाला? तो किसी ने मारा नहीं था, क्योंकि वो थक गया था। तो बेबीलोन पहुँचते पहुँचते उसकी अपने आप वो निधन हो गया उसका। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। हमने अभी तक क्या देखा? ईरानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव। अब हम यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव देखते हैं कि जब यूनानी आक्रमण करते हैं भारत पर तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव क्या पड़ा कि भारत यूनानी शिल्प के मिश्रण से कला की गांधार शैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, का जन्म हुआ। ठीक है, किस शैली का जन्म हुआ है?
गांधार शैली का जन्म हुआ। जब ईरानियों ने आक्रमण किया था तो किस यहाँ खरोष्ठ लिपि का प्रचार प्रसार हुआ था। जब यूनानियों ने आक्रमण किया था तब गांधार शैली का जन्म हुआ था। ठीक है, ये शैली जो थे ये भारत यूनानी शिल्प के मिश्रण से तैयार की गई शैली थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है उलूग शैली के सिक्के भारत में प्रचलित हुए। पूछा जाता है कि उलूग शैली के सिक्के किसके समय में प्रचलित हुए। यूनानी आक्रमण जब किया गया था तब ये ऐसे सिक्के प्रचलित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है छत्र प्रथा का अनुकरण किया गया। ठीक, एंड लास्ट पॉइंट है सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया था। एक्चुअली जब वो स्वदेश रवाना हुआ था, अपने देश को रवाना हो गया, तो भारतीय एक दार्शनिक थे जो कालानास नाम से थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और तो इन्हीं दार्शनिक कालानास को वो क्या किया, अपने साथ ले गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कालानास को कौन अपने साथ ले गया था, तो सिकंदर ले गया था। या यूँ पूछा जाए कि सिकंदर ने किस भारतीय दार्शनिक को अपने साथ ले गया, तो किसको ले गया था, कालानास को ले गया। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। सिकंदर का सेनापति आपसे पूछा जाए तो कौन होगा, सेल्यूकस निकेटर था। कौन है, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। जल सेनापति जब पूछा जाए आपसे तो निर्याकस था, जल सेनापति। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट आप कवर कीजिए। तो आज हमने जो पढ़ा है वो भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ा। विदेशी आक्रमण में हमने ईरानी आक्रमण पढ़ा है और यूनानी आक्रमण पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा, सिकंदर का आक्रमण पढ़ा कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो क्या क्या चीज़ें हुई, कहाँ किया, किसके साथ किया, किस नदी पर किया, कहाँ मरा, किस नदी तक पहुँचा। ठीक है, ये समस्त चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो मौर्य वंश हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि मौर्य वंश में कौन कौन कैसे कैसे आया है। उसके बाद मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे कि क्या क्या उस समय व्यवस्थाएं थीं, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, और यदि आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवेंद्र लॉ एकेडमी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।